अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग कहेंगे। सुबह सवेरे रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, उम्मीद यही है। और लोग ऑफिस जा चुके होंगे और जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं वो इस वक्त मॉर्निंग स्पॉट लगा के देख लेती है। सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर जो आपको बातें सुनने को मिलती हैं, पता चलती हैं चीज़ें, वो आपके लिए बड़ी अच्छी होती है। आज भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, दीन इस्लाम से मुंसलिक एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, आज उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अफशीन हमें अच्छी बातें बताती हैं। आज की अच्छी बात बता रही हैं आप? आज की अच्छी बात यह है बिलाल के जो हमारे रिलेशंस होते हैं ना, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो करीबी रिश्ते होते हैं, ख़ास तौर से जो किन्स होते हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, वो ज़िंदगी के सबसे कीमती दौलत है। अब ये ना सिर्फ हमारी खुशियों का ज़रिया होते हैं, बल्कि हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, जो हमारा मेंटल पीस होता है, वो सब इन्हीं के साथ जुड़ा होता है। तो हर रिश्ते में कभी ना कभी इख्तलाफात आना फितरी बात है। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि दो इंसान आपस में रह रहे हैं तो कभी उनमें कोई इख्तिलाफ ना हो, वो लवी डवी रहे। हाँ, मतलब रोबोट थोड़ी है, इंसान है। इंसान में ऊंच नीच, कभी आपका पेशेंस, इवन रोजे में भी लोग झगड़ पड़ते हैं और बिल्कुल आपका पेशेंस आउट हो जाता है। रोजे में तो आपका शुगर लेवल डाउन होता है। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप लग रहा है मैं रोजे से हूँ। हाँ, लेकिन वही ना कि फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो मतलब आप ये देखें कि ये इख्तलाफात फितरी हैं। तो हर फ़र्द के जो ख़यालात, आदात और तवक्कुआत होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। आप अपने सोच, आप अपना ज़ाविया रखते हैं, सामने वाले की अपनी सोच होती है, वो अपनी पर्सपेक्टिव से देखता है, उसका अपना एक लेंस होता है। तो आप अपनी बात पे ज़रूरी नहीं उसको कायल कर सकें। तो इख्तलाफात अगरचे बाज़ औक़ात तनाव पैदा करते हैं, मगर ये इस बात का मौका भी फराहम करते हैं कि हम अपने जो ताल्लुकात हैं ना, उनको रिवाइव और रिन्यू करें और उनको वापस से और अच्छा कर लें। मतलब ये नहीं कि अगर एक दफ़ा आपकी किसी से बात खराब हो जाए तो आप बस उसको मिट्टी पाओ, आप उसको फिर और अच्छा रिन्यू। मतलब अगर कभी कुछ हो जाए ऐसा तो आपने दोबारा से बकअप कर दें खुद को कि नहीं यार हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट था और उसके बाद अब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, सेटल डाउन करनी है। मोहब्बत इस अमल का सबसे ताकतवर जरिया है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप खुद को कनेक्ट करें हमसे कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज या जज्बात की हद तक महदूद नहीं होती है, बल्कि ये रिश्तों के अंदर समटाइम्स बर्दाश्त होती है, समटाइम्स आपकी मोहब्बत जो है वो सब्र कहलाती है, समटाइम्स आपकी जो मोहब्बत होती है वो आपकी एहतराम यानी कि रिस्पेक्ट करना कहलाती है, और समटाइम्स आपकी जो मोहब्बत होती है वो आपकी क़ुर्बत होती है। इन तमाम चीज़ों के अंदर ना मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, मुख्तलिफ इसके सांचे होते हैं मोहब्बत करने के, जो इख्तिलाफात को जो है ना वो रोकने के अंदर बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। व्हेन यू लव समवन, व्हेन यू हैव अफेक्शन विद समवन, या फिर कोई अकीदत है या कुछ भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इफ़ यू डू रिस्पेक्ट, तो वो रिस्पेक्ट का अमल भी जो है ना मोहब्बत के अंदर आता है, जो रिश्तों को हमेशा बचाने में काम करता है। एग्जैक्टली। और अगर इख्तलाफात हो भी जाएं तो उसको तहामुल और खुले दिल और मुस्बत अंदाज में भी हल किया जा सकता है। तो ये रिश्ते के लिए एक नया हौसला पैदा करते हैं। इसी तरह छोटे छोटे हमारे जो अमाल होते हैं, जैसे दूसरों की राय को समझना, माफ़ी मांगना और शुक्रिया कहना, तो वो रिश्तों को खुशगवार कर देता है। और रिश्तों को संवारने और मजबूत बनाने का मकसद सिर्फ झगड़ों को ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा ताल्लुक़ पैदा करना होता है जो हर मरहले में समझौते, मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद पर कायम रहे। और यही वजह है कि मोहब्बत और मुस्बत रवैया जो है ना वो हर रिश्ते का सबसे कीमती सरमाया है। और यही वो ताकत है जो इख्तलाफात के बावजूद भी ताल्लुकात को देरपा और खुशगवार बनाती है। मतलब एक दफ़ा आपसे अगर ताल्लुकात में कोई मिसहैप हो गया है तो आपने जो है ना अपने भी आपको अपना भी कैथारसिस करना है, अपना भी एनालिसिस करना है, अपनी असेसमेंट करनी है कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ, चलो आइंदा से मैं उस चीज़ को सही करूँगा। सामने वाले ने तो फिर अपनी मर्जी से करना है जो करना है, लेकिन आपने अपना एनालिसिस पहले भाई अपने करीबी रिश्तों की कदर कीजिए। अगर कोई शख्स नाराज है तो उसे मना लीजिए, मोहब्बत से दिल जीतने की कोशिश कर लीजिए। और जिन्होंने मेरे नाल माफ़ी मांगनी थी तो वो भी आ जाओ, माफ़ी मांग लो। सबको माफ़ कर दूंगा इस रमज़ान में। बहरहाल मैसेज करके बताना और ईदी भी देना मुझे ना, माफ़ी मांगने के साथ साथ फ़ी बंदा ईदी जो है ना वो 1000 रुपये रखा है रेट माफ़ी का ना। और अगर अच्छी माफ़ी चाहिए, जल्दी वाली चाहिए, तो फिर बड़ा वाला। और अभी तो बड़ी रातें आ रही हैं तो लोग और ज़्यादा माफ़ियों के मैसेजेस मांगेंगे जिससे मेरा दिल दुखाया वो आ जाए। हाँ, तो बस वो हमें ईदी की सूरत में आप डिलीवर कर दें। चले बहरहाल
आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी खबरें, और आज की खबरें मैं समझता हूँ कि वन ऑफ अपडेटेड न्यूज़ वी डू हैव इन द मॉर्निंग। अब सबसे पहली जो खबर है वो ऑब्वियसली आलमी सतह पर हम देखते हैं कि जंगी सूरत हाल है, जिसके अंदर वज़ीर आज़म कुछ कह रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने कल खिताब किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगी सूरत हाल के बाइस किफ़ायत शुआरी की इजाफी इक़दाम की मंजूरी दे दी है। अब किफ़ायत शुआरी में वो क्या फरमा रहे हैं कि वो तमाम इक़दाम जैसे तमाम वजारतों, महकमों और ख़ुद मुख्तार इदारों पर वो लागू होंगे, और ये इक़दाम तमाम दिफाई तंजीमों पर भी, अदलिया और पार्लियामेंट में भी यकसा लागू होंगे। और बताया कि तमाम सरकारी जितनी गाड़ियाँ हैं उनको अगले 2 माह के लिए ईंधन की फराहमी में 50% की कमी की जाएगी। ताहम ईंधन की कमी सरकारी बसों, एम्बुलेंस और मोटर बाइक्स वगैरह जैसी ऑपरेशनल गाड़ियों के लिए नहीं है। अच्छा, हम एक दिन पहले ही जब पेट्रोल प्राइस बढ़ी थी, हम तो ज़ाहिर सबका दिल दुखावा था, हम तनकीद कर रहे थे कि जो है वज़ीर आज़म को देखना चाहिए जो इनके अखराजात हैं, जो उनकी पार्लियामान के अखराजात हैं, उन सबको कर्टेल करें। तो आज ये अच्छा फैसला लिया गया है। ठीक है। अच्छा, ईंधन की कमी से वफाकी सतह पर 4.5 अरब रुपए की बचत होगी। 4.5 अरब यानी कि 400 करोड़। हाँ, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि इन्होंने अपने घर से ही शुरुआत की है। ठीक है, ईंधन की सतह पर। अच्छा, ये नहीं बताया कि ये ईयरली है, मंथली है या यौमिया है फिलहाल तो अभी, लेकिन ये होगी बचत। बहुत कुछ होने वाला है, शायद वही वर्क फ्रॉम होम और ये सब चीजें भी शुरू हो। सजेशंस आ चुकी हैं अफीन, सजेशंस आर बीइंग हियर कि एक आम आदमी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है अपना ये पेट्रोल का जो बोझ है 55 रुपए एकदम से बढ़ जाना और 300 को क्रॉस कर जाना, आम आदमी नहीं इसको बेयर कर पा रहा। खास तौर पे जो हमारे भाई राइडर्स हैं और वो जो एक सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए जो राइड्स लेते हैं, इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, सामान को भी और लोगों को भी, वो बता रहे हैं, वो मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं बेयर कर पा रहे हैं, ना इसमें अब बचत हो रही है, ना इसके अंदर कोई जो है वो मज़ा आ रहा है कि भाई इतना पेट्रोल के पंप्स के ऊपर लाइन लगी हुई है। जिस टाइम के अंदर हम पेट्रोल भरवाते हैं उस टाइम के अंदर हम 3-4 राइड्स कर सकते हैं। और आपने देखा कि पेट्रोल पंप पे कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग बिल्कुल आपे से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनकी इस्तात में ही नहीं है ना, तो फिर यही खाना जंगियाँ शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? बस यही अब है कि अच्छा किया कि पार्लियामान और इन तमाम खर्चे जो फाजिल अखराजात हैं उनसे शुरू किया, और आई होप कि अब इससे कुछ बेहतरी आ सके और मज़ीद पेट्रोल प्राइस ना बढ़े। भाई आवाम के लिए तो यही है कि जो पेट्रोल प्राइस एकदम बढ़ाई है उसको वापस से रिवोक कर लिया जाए। हो सकता है वो जो जहाज़ खरीदा है वो भी बेचने का काम शुरू कर दिया जाए, उसको OLX पे लगा दिया है कि जहाज़ बराए फ़रोख्त, और बिकॉज ऑफ मुल्क की सूरत हाल तो देखें कौन लेता है उसको। बहरहाल मशरिक़ वस्ता में जंग के मुल्क पर असरात, हुकूमत पाकिस्तान का तालीमी इदारों के अंदर 2 हफ्तों की छुट्टियों का ऐलान, ये एक बड़ी खबर है। अच्छा। और 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम और हफ्ते के अंदर एक इजाफी छुट्टी का भी फैसला कर लिया गया है। खित्ते के अंदर इस वक्त जंगी सूरत हाल है, बदकिस्मती से पूरा खित्ता इस वक्त शदीद जंगी सूरत हाल की लपेट में है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मामला सिफारती तरीके से हल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जब ये हमेशा बम ना स्टूडेंट्स पे पहले गिरता है। इससे पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था कितना लोग बच्चों का जो करियर, जो बच्चों का तालीमी साल था, ख़ासतौर से इंटरमीडिएट के तलबा तालबात के इम्तहानात थे, वो किस तरह से उनके पर्चे कराए गए, किस तरह से उनको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और किस तरह से उनको वर्क फ्रॉम होम करके जो है ना, और बस किसी तरह से उनको पास करा दिया गया। तो ये बहुत बुरा उनके तालीमी उसके साथ हुआ। लेकिन ये कि अब दोबारा पेट्रोल बम गिरा तो किस पर पहले आया? तालीमी इदारों पर। अब देखना है आगे क्या होता है। बहरहाल जी कंप्लीट करें पहले बस ये कि पाकिस्तान को मगरबी सरहद पर दहशतगर्दी का सामना है और बहादुर अफवाज जो हमारी सिपह सालार की लीडरशिप है उसमें वतन की सलामती का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम दे रही है। हमने फील्ड मार्शल की क़यादत में अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है, बिल्कुल बेशक, और खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर पाकिस्तान को गहरे दुख का इजहार उसने भी किया है और मासूम ईरानी बहन भाइयों की शहादत पर पाकिस्तान ने गहरे दुख का इजहार किया है। तो ये सब वज़ीर आज़म ने इन शॉर्ट हर चीज़ पे अपनी राय का इजहार किया है। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि खाम तेल की कीमतों का तयन जो है वो पाकिस्तान के इख्तियार में बिल्कुल भी नहीं है और हुकूमत ने तेल की कीमतों पर इजाफा दिल पर पत्थर रखकर किया। हुकूमत ने दरमियानी रास्ता निकाला ताकि आवाम पर ज्यादा बोझ ना पड़े। पहले तो अच्छा, दिल पे पत्थर रख के कर लिया, बस ये वो पत्थर दिल से हटा दें। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट,
وہ پتھر ہٹائیں دل سے اور پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ نے 20 دن کا اسٹاک آپ کے پاس پاکستان کے اندر تھا، 20 دن کے اسٹاک کے لیے پرانے پرائس کے خریدے ہوئے تیل کو مہنگا کیوں کیا گیا؟ پہلے تو یہ سوال. If anybody has answer, so do let us know کہ کیوں کیا یہ. پرانا تیل تھا اس کو مہنگے داموں کر کے بیچا اور پھر آگے اب حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. سعودیہ کے ساتھ میرا خیال معاہدہ کر لیا کہ ریڈ سی سے ہم نے خبر پڑی تھی بحر احمر سے آ رہے ہیں. بالکل، ہم لوگ تو رشیا سے، سعودی عرب سے، ہر جگہ سے، کیونکہ پاکستان اس وقت سیف زون میں ہے تو پاکستان ابھی ہر جگہ سے اس کو آئل کی ترسیل ہو جائے گی. اور ایران نے بھی ابھی ایک بات کہی ہے کہ جو بھی اپنے یہاں سے، اب جیسے اب پاکستان میں کوئی فوجی تنصیبات نہیں امریکہ کی، تو پاکستان کے لیے بھی ابنائے ہرمز کھول دے گا. تو جب سب چیزیں پاکستان کے لیے آسانی ہو رہی ہے، اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں کے علاوہ وہ ابنائے ہرمز اس نے کھولا ہوا ہے، مختلف جو بیڑے ہیں، بحری بیڑے. دوسری بات جو افشین آپ کہہ رہی تھی کہ اسکولوں کے اوپر سب سے پہلے بام گرایا جاتا ہے، کہ اسکولوں کے اندر معاملہ یہ ہے بچوں کی تعلیم کمپرومائزڈ ہو رہی ہے، جس کے اوپر ایک نیا کوئی حکمت عملی بنائے کہ فوراً سے اس ماڈیول کے اوپر شفٹ کر جائیں. کوئی وبا آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، آپ کے پاس اینی ٹائم اسکولوں کو آپ پریپیئر کریں. کووڈ نے آپ کو سکھایا ہے کہ کس طرح سے پریپیئر ہوا جاتا ہے. آپ فوراً اس ماڈیول کے اوپر شفٹ ہو کہ ایک ہفتے کا کوئی کام دے دیں، کوئی آپ ایکٹیویٹیز دے دیں، کوئی آپ ہوم ورکس دے دیں. جو پچھلی چیزیں ہیں، اگر آپ کے ایگزامس 1 مہینے کے بعد ہونے والے ہیں تو آپ ایگزامس کو ارلی لے آئیں. اس 1 ہفتے کے اندر آپ گیپ دے کے بچوں کو تیاری کا موقع دے دیں. جتنا آپ نے سیلیبس پڑھایا ہے یو کین شفٹ اینی ٹائم، لیکن آپ کے پاس میکانزم موجود نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ایک افراتفری مچتی ہے کہ بس کل سے بچوں کی چھٹی ہو جائے گی، گھر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، اور پھر وہ کل جو ہے وہ لائٹ نہیں آ رہی ہے، پرسوں جو ہے وہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے، اس کے اگلے دن جو ہے وہ لیپ ٹاپ بچے کا خراب ہے. یہ ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. جو بھی ٹیکنیکل ایشوز ہیں نا، اگر ہم اس کو سرپاس کر جائیں تو جو ڈسٹنٹ لرننگ ہے نا، آن لائن لرننگ جسے ہم کہتے ہیں، ای لرننگ کہتے ہیں ہم، اس کے ذریعے تعلیم کا حصول بہت آسان ہے. آپ گھر بیٹھے بھی وہی ساری سلائڈ سے پڑھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ اپنی کلاس میں پڑھ رہے ہیں. دنیا بھر میں ہوتی ہے، یہی ہو رہا ہے. دنیا بھر میں ہے ای لرننگ، اور ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہے؟ ای لرننگ نو. ہم جو ہے نا اس پہ چلے گئے، ہمیں تھوڑا سا ای لرننگ کی طرف آنا پڑے گا. اخراجات اس سے کرٹیل ہو جائیں گے. فی الحال کے لیے اگر یہ ایک سولوشن دیا گیا ہے، یہ بھی صحیح ہے. بس یہ کہ اب بچوں کا مستقبل آگے کیا بنتا ہے اور کس طرح سے امتحانات ان کے لیے جاتے ہیں، اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ پہلے کی طرح نہ ہو. تو آگے بڑھیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جن کی جانب سے ایران جنگ جلد ختم ہونے کے اعلان کے مثبت اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. اور امریکی صدر نے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 8% گر گئیں اور برطانوی خام تیل کی قیمت 8% کم ہونے کے بعد $90 فی بیرل پر آ گئی. اچھا جی، اسی طرح دوران ٹریڈنگ جو ہے وہ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $89 سے کم ہو کر $87 فی بیرل پر آ چکی، جبکہ صدر ٹرمپ نے امریکی ٹی وی CBS سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کے خیال میں ایران کے خلاف جنگ بڑی حد تک مکمل ہو گئی ہے اور ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے. اب یہ ان کا کہنا ہے، لیکن مجھے وہ جملہ یاد آ جاتا ہے کہ تم پھر سے جوان ہو کر آ گئے. کیسے جوان ہو کر آ گئے؟ یہ ہوا کیا؟ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. اشارہ میرا کدھر ہے؟ اشارہ میں بتا دیتا ہوں، کہنے سے ڈر نہیں لگتا ہے. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو وہ جگہ وہ منصب سپرد کر دیا گیا ہے اور علل اعلان کر دیا گیا ہے. تو باپ کی جو تصویر ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے جوانی کی، تو وہ اور 10 سال پیچھے 20 سال پیچھے کا اور جوان ہو کر آ گئے. آپ یہ سوچیں، آپ نے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی، وہ اور اپنی طاقت اور قوت اور ایمانی طاقت کے ساتھ آئے. تو اب یہ دیکھیں کہ اب آپ کتنے لوگوں کو گرائیں گے، اب ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تو امریکی صدر نے ریپبلکن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تیل سے متعلق پابندیاں ختم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ تیل سے متعلق کچھ پابندیاں ختم کریں تاکہ قیمتیں کم ہوں. گزشتہ روز دوران کاروبار خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل سے تجاوز کر گئی تھی. تو بہرحال اب یہ تیل کی قیمتوں کی کمی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. تاہم آج امریکی صدر کی جانب سے ایران جنگ جلد ختم ہونے کا بھی اعلان کیا ہے اور خام تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہوتا ہے یا خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے. دوسرے پاکستان کے شہباز شریف تو آف لائن موڈ پہ جا رہے ہیں، وہاں سے کچھ اور اعلانات ہو رہے ہیں، یہاں پر فوراً سے اس کے ریاکشن میں نا اپنا فائدہ انہوں نے فوراً دیکھ لیا اور عوام پر پھر وہی. بہرحال یہ عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی. اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو فوری ٹیک اپ کیا جائے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں نا موقع پہ چوکا، تو یہ وہ والا کام تھا.
بجائے اس کے کہ ایسی سچویشن میں اور زیادہ آپ لوگ، وہ رمضان بھی ہیں یار، کوئی کسی چیز کا خیال ہی نہیں کرتا، بس کیا کہیں یہاں پر. آپ ایک مہینے کے لیے سبسڈی دے کر تھوڑا سا بوجھ برداشت کر سکتے تھے، زیادہ نہیں. ایک مہینے کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے 55 روپے بڑھائے ہیں، جس کے اندر آپ کو 100 روپے عوام کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، صرف اور صرف فار 1 منتھ آپ اس سبسڈی کو بڑھا کر برداشت کر سکتے تھے. اور آپ یہ سوچ لیتے کہ عید تک ہم تھوڑا سا برداشت کریں گے، اس کے بعد عید آ جائے گی، اس کے بعد جنگ دیکھی جائے گی، حالت دیکھی جائے گی. آپ کو بھی پتہ ہے اور عالمی طاقتوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ جنگ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، کیونکہ اس کے اندر اگر تو سب کچھ کشتیاں جلا کر آپ آ چکے ہیں، تب تو یہ جنگ وہاں تک جائے گی جس کی نوید سنائی گئی ہے. ہرمجدون کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن اگر یہ وہاں تک نہیں چلنی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ بڑی طاقتوں کی طرف سے ہیلے بہانے اور حجت کر کے بیک اسٹیپ پر ہونے کی باتیں آئیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ، یس، بیری بیڑے پیچھے ہٹانے کی باتیں کی جائیں گی. مجھے وہی نظر آ رہے ہیں صورتحال. تو آپ کے پاس بھی انالسٹ موجود ہیں، تھنک ٹینکس موجود ہیں. ایک مہینہ بھی پورا نہیں، آپ 15 دن بھی اگر یہ سبسڈی بڑھاتے اور عوام کا یہ بوجھ اپنے اوپر لے کر اس چیز کو ٹیک اپ کرتے، یقین جانے اگلی حکومت میں بالمشافہ آپ ہی آتے. بجائے اس کے کہ پیٹرول بم گرایا، آپ پہلی پارلیمان کی تنخواہیں اور یہ سب چیزیں جو اب کی ہیں نا، وہ پہلے کر لیتے تو پھر وہ جو پیٹرول کی کمی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے پوری ہو جاتی. نئے سپریم لیڈر کے اعلان کے بعد امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر شدید بمباری. تہران، اصفہان، تبریز، کارک میں دھماکوں کی گونج ہو چکی ہے، اور یہ کے بعد دیگر دھماکوں کے باعث دفاتر کی کھڑکیاں، دروازے لرز اٹھے. گورنر اصفہان کا دفتر اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہونا جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اور جبکہ قدیم شاہی محل بھی نشانہ بن گیا. اصفہان میں دھماکے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے قریب ہوئے ہیں. اچھا، یہ ایٹمی ایجنسی نے بتایا ہے کہ ایران میں افزودہ یورینیم کے ذخائر محفوظ ہیں. ایرانی فوج اور انقلابی گارڈز کی جانب سے مزاحمت جاری ہے، اور ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ 1 ٹن سے کم وزن والا کوئی میزائل لانچ نہیں کریں گے. ایران کی طرف سے اسرائیل پر بھی کچھ جوابی میزائل داغے گئے ہیں. تو یعنی کہ جب ابھی بھی وار کے کچھ اصول رکھے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کچھ مزید نرمی بھی ہو جائے اور معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں. اسرائیل کے تو خیر ایسے عزائم نہیں ہیں، لیکن دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. We'll talk about روس. ولادیمیر پیوٹن نے امریکی ہم منصب کو ایران سے جنگ ختم کرنے کا مشورہ دیا ہے. روسی صدر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. بات چیت کے اندر صدر پیوٹن نے ایران سے جنگ کے بعد جلد خاتمے کے لیے ٹرمپ کو کچھ ایڈوائسز دی ہیں. اچھا، وہ جو ہے اس سے پہلے چین نے بھی امن کی بات کی، اور بہت اچھا ہے کہ ایسے موقع پہ پیس ٹاک کی جائے. اسی طرح روسی ایوان میں صدر کرملن کے خارجہ پالیسی کے معاون یوری اوشاکوف کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے یوکرین تنازع اور وینزویلا کی صورتحال پر بھی بات چیت کی ہے، اور اس کے علاوہ تیل کی عالمی صورتحال پر بھی بات ہوئی ہے. اس سے قبل صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نے عالمی توانائی بحران کو جنم دیا ہے. بالکل. اور روسی صدر کی اگر بات کریں تو گزشتہ روز ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کو مبارکباد کا پیغام بھی بھیجا تھا. اپنے پیغام میں روسی صدر ایسے وقت میں یہ کہتے نظر آئے کہ جب ایران جارحیت کا سامنا کر رہا ہے، اس اعلیٰ منصب پر آپ کی ذمہ داریاں یقیناً ہمت اور لگن کا تقاضا جو ہے وہ کریں. پیوٹن نے مزید یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ وقار کے ساتھ اپنے والد کے کام کو جاری رکھیں گے اور سخت آزمائشوں کے دوران ایرانی قوم کو یونائٹ کریں. ویری پازیٹیو میسیج روس کی صدر کی جانب سے، بہت اچھا میسیج دیا گیا. اور لیٹس سی کہ امریکہ اور اسرائیل کے کان پہ جوں رہتی بھی ہے کہ نہیں. اور خیر وہی بات کہ یہ لوگ امن پسند تو ہے نہیں، ان لوگوں نے اپنے عزائم پر تو کام کرنا ہی ہے، تو ان سے تو کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی. بہرحال موسم بدل رہا ہے، موسم کی خبریں اب شامل کر لیتے ہیں. موسم ٹھنڈے سے گرم کی طرف آ رہا ہے. اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع ابر آلود رہنے کی ساتھ ساتھ بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ شہر کے چند علاقوں میں ژالہ باری بھی متوقع ہے. مطلب ابھی بھی انجوائے اپنی الگ یونیورس میں چل رہا ہے اسلام آباد کو کہیں نہیں روک سکتے آپ موسم کے حوالے سے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی چترال، دیر، سوات، کوہستان، چانگلہ میں چند مقامات پر تیز اور موسلادھار بارش کی توقع ہے، جبکہ بٹگرام، بنیر، مالاکنڈ میں
और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। और महकमे मौसमियात ने कहा है कि पेशावर, समावी, मर्दान, चारसदा में बारिश के इम्कान है, जबकि नौशहरों, बनू और एक्सई और कोहाट में भी बारिश हो सकती है। तो इस दौरान जो खैबर पख्तूनख्वा इसके कुछ इलाकों में याला बारी का भी इम्कान है। अच्छा, ये जो हम मौसम की खबरें आपको पढ़ के सुनाते हैं ना, इससे होता ये है कि पूरा साल, अब मेरी अपनी एक प्रैक्टिस ये हो गई है कि फ्रॉम द डे सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, ये 5 महीनों का ना मेरे दिमाग के अंदर एक पूरा डेटा फिक्स हो चुका है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन से शहर के अंदर और फिर कौन से सूबे के अंदर मौसम क्या रहता है, किस तरह से मॉडरेट होता है, सर्दियाँ कहाँ एक्सट्रीम होती हैं, कहाँ पर जो है वो मॉडरेशन होती है, कहाँ पर बारिश होती है, कहाँ गर्मियाँ, जब गर्मियाँ आएंगी तो गर्मी भी आपको अपडेट करेंगे। ये चीज़ें याद रहने लगी। बहरहाल रावलपिंडी और चकवाल और मियाँ वाली झेलम के अंदर बारिशें हैं और मरी, गलियात, गर्दनवा के अंदर जो मतला है वो अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश वहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। झालाबारी भी हो सकती है। पंजाब के जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। व्हेन यू टॉक अबाउट सिंध, तो सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज मौसम खुश्क रहेगा, जबकि बलूचिस्तान के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मौसम खुश रहने का, ये ड्राई मौसम आ चुका है। सिंध को तो आप शदीद खुश्क कह देना, मतलब चलो पंजाब में फिर भी खुश्क है, तो कभी बारिश है, तो कभी सर्दी है, तो कभी गर्मी, सारे मौसम देख लेते हैं, लेकिन बस वो सिंध को तो आप खुश्क कह दें, बस शदीद खुश्क। खुश्क के ऊपर, काफ के ऊपर ना ज़बर लगाएं, खुश्क। यहाँ पर मुझे लगता है कि ओवरऑल ही बस ऐसा ही कुछ है। अच्छा, तो बलूचिस्तान में अभी हम बैठे हुए हैं, तो ज़ोब, किला अब्दुल्ला और पशीन में तेज़ हवाओं की गरज चमक के साथ बारिश भी एक्सपेक्टेड है। वहाँ चल रही हैं हवाएं, भाई हो सकता है बारिश हो जाए। बहरहाल, और आज मैं चेंज करता हूँ ना सेगमेंट, जो पैकेज होता है हमारा टूरिज्म पैकेज, आज आप कहीं लेके चलें। हाँ, आज मैं आपको बताऊँ, मैंने जब ये जो पैकेज हम चलाने जा रहे हैं आज टूरिज्म का, उसमें जो जगह हम आज आपको एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं, जब मैंने उसकी वॉइस ओवर की ना, तो मैंने कहा यार ये नाम कैसा है, अल्तीत किला। तो फिर अल्तीत किला के बारे में जब मैं पढ़ती रही तो वो अल्तीत बल्तीत उससे निकला, तो फिर ये गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा है बेसिकली, उसका एक इलाका है करीमाबाद। इसकी बुलंद चट्टान पर वाक़ा है ये, और बहुत खूबसूरत है। हुंजा इज़ लाइक, आप हुंजा गई हैं? जी, हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब दीज आर द हेवन ऑन अर्थ। मतलब इतनी खूबसूरत जगह हैं कि वहाँ पर, और स्पेशली हुंजा में आपको सब कलर्स, जो ऑटम लीव्स होते हैं ना, स्पेशली येलो, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स बहुत नजर आएंगे। हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान वालों से बहुत प्यार करते हैं हम, तो उनसे मोहब्बत के लिए, हमारे लिए थोड़ा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ लव वी आर हैविंग राइट नाउ, एंड वी मेड अ डॉक्यूमेंट्री फॉर द सेक ऑफ ऑल पाकिस्तानी पीपल, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती दिखाने के लिए। अफशीन ने इसकी वॉइस ओवर किया, वॉइस ओवर ही बताइएगा कमेंट करके सोशल मीडिया पर, और ये डॉक्यूमेंट्री आपने वॉच आउट करनी। अल्तीत किला गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा के दिलकश इलाके करीमाबाद की बुलंद चट्टान पर वाक़े न सिर्फ एक तारीखी इमारत है, बल्कि सदियों पर मुहित हुक्मरानी, सकाफत और तहजीब की दास्तान का जिंदा अमीन भी। किला अपनी दिफाई महल-ओ-वक़ू, मजबूत तामीर और मुकामी फन तामीर की मिसाल के सबब हमेशा अहम रहा। शिकारी टावर से लेकर लकड़ी और पत्थर की बारीक कारी तक हर जाविया माजी की अजमत की कहानी सुनाता है। माहिरीन के मुताबिक इस किले की उम्र तकरीबन 900 साल है और ये रियासत हुंजा के मौरूसी हुक्मरानों, जिन्हें मीर कहा जाता था, की इब्तिदाई रिहाइशगाह थी। दिफाई लिहाज से निहायत मौजू मुकाम पर तामीर किया गया ये किला दरियाए हुंजा और एतराफ की वादी पर मुकम्मल नजर रखता है, जिसकी वजह से इसे सदियों तक सियासी और अस्करी अहमियत हासिल रही। बाद हुक्मरान करीबी बल्तीत किला मुंतकिल हो गए, ताहम अल्तीत किला अपनी तारीखी हैसियत के बायस नुमाया रहा। किले की तामीर में लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और इसकी साख्त मुकामी रिवायती फन तामीर की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। वक्त गुजरने के साथ ये तारीखी इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई थी। ताहम आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने नॉर्वे और जापान की हुकूमतों के ताउन से इसकी साइंसी बुनियादों पर बहाली की। मुरम्मत के दौरान असल तर्ज तामीर को बरकरार रखा गया और मुकामी मवाद इस्तेमाल किया गया ताकि तारीखी तशख़्ख़ुस महफूज रहे। 2007 में इसे दोबारा सयाहों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद हर साल पाकिस्तान और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में सयाह यहाँ आते थे। अल्तीत के लफ्ज के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसकी जड़ें तिब्ती जबान में हैं, जिसका मतलब इस तरफ
नीचे बयान किया जाता है। अगरचे इस हवाले से हतमी तहकीक महदूद है। मुकामी जबान बरोच से की जो दुनिया की मुनफरिद जबानों में शुमार होती है, मुकामी रिवायात में सफेद हुंस और कदीम हिजरतों के किस्से भी बयान किए जाते हैं, ताहम इसकी तारीखी तस्दीक महदूद है। 15वीं सदी के बाद इस जगह इस्लाम मुतारिफ हुआ। 19वीं सदी तक अक्सरियती आबादी मुसलमान हो चुकी थी। आज अल्तीत किला सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं बल्कि हुंजा की तहजीब, सकाफत, हुक्मरानी की सदियों पर मुहित दास्तान का अमीर है। इसकी दीवारें, लकड़ी की बालकनियां और बुलंद टावर माजी की अजमत की गवाही देते हैं, जबकि नीचे फैली वादी और बर्फ पोश चोटियां इस मंजर को और भी दिलकश बना देती हैं। यह किला इस बात की जिंदा अलामत है कि तारीख को महफूज रखा जाए तो वो आने वाली नस्लों के लिए शनाख्त, फख्र और सयाहत का कीमती सरमाया बन जाती है।